नाट्य प्रेमी अतिथिगण, आप सभी को शत शत प्रणाम। और उसके पहले श्री अरविंद घोष जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत प्रणाम। और अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं संतोष बागरोडिया जी को निमंत्रण देता हूं और शेखर आप पधारें और भैया के हाथ से भी प्रज्वलित करा दें दीप को। आज सबसे बड़ी हमको दुख की बात यही है, इसके जो मुख्य हमारे प्रेरणा जो जिन्होंने दी थी उनके चोट लगने के कारण वो व्हील चेयर पर हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो आज आए हैं हमारे पास हमारे साथ। तो आज के इस अद्वितीय नाट्य मंचन में आप सभी का स्वागत है। एलएनजी भीलवाड़ा उद्योग समूह अनेक क्षेत्रों में कार्यरत है, लेकिन सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए यह चिरकाल से कार्यरत है। अपने ग्रंथों में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषानहीन। तो आपको इसका ज्यादा विश्लेषण आप ज्ञानी व्यक्तियों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहना उचित होगा कि भीलवाड़ा समूह भीलवाड़ा सुर संगम एवं नाट्य समारोह द्वारा इस वृत्ति का संपादन करता रहा है। पूर्व में हमने चाणक्य, राम की शक्ति पूजा, भीलवाड़ा नाट्य पुरस्कार आदि अनेक कार्यक्रम किए हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम एक अति संवेदनशील नाटक निरंजन कारावास का मंचन कर रहे हैं। यह नाटक श्री अरविंदो के जीवन का एक पहलू है, जिसमें कि इस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके इस क्रांतिकारी कार्यों के बीच कारावास दिया गया, जिसने कि उनके जीवन का पूर्ण परिवर्तन कर दिया। यह नाटक अरविंदो जी की वह बात बताता है कि किस तरह से मानवता मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है, ऐसा विषय जो आज तक लोग छूने से भी घबराते हैं। श्री अरविंदो एक योगी, दार्शनिक या कवि हृदय वाले थे। इस नाटक में एक अद्वितीय प्रमाण है कि एक मनुष्य का मृत्यु के बाद क्या होता है। श्री अरविंदो के कारावास ने, जबकि उन्होंने योग और दर्शन को अपनाया, सिर्फ उनका ही परिवर्तन नहीं किया, बल्कि मानवता पर एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने निर्जन कारावास को एक आश्रम समझा और उन्हें आत्मबोध हुआ, जो कि परम शांति और परमानंद से विशेष सहायक होता है। मनुष्य को जीवन जीते हुए यदि आत्मबोध हो जाए तो उससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। हम इस नाटक द्वारा श्री अरविंदो के इसी अमर संदेश से आपको अवगत कराना चाहते हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि गांधी जी की कांग्रेस ने श्री अरविंदो की अवहेलना की। उन सभी को श्री अरविंदो के उत्कृष्ट और विशिष्ट विचारों की जानकारी थी। शायद अगर उनका तिरस्कार नहीं किया गया होता तो शायद हमारे देश का विभाजन भी नहीं होता। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है अरविंदो जी को नमन करते हुए। उनके कार्यों एवं विचारों की उन्होंने अनन्य प्रशंसा की है। मैं थोड़ा सा आपको उसको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वह अद्वितीय रविंद्र बाबू की कविता है। रविंद्र बाबू ने कहा, हे अरविंदो आपको नमन, और फिर मैं उसे नमन करता हूं जो अपने खेल में नई दुनिया को ज्वलंत विघटन के भयानक जागरण में बनाता है, मृत्यु से नया जीवन जगाता है, खतरे की गोद में समृद्धि और अपने भक्त को आंसू में भेजता है। मध्य वीरानी के कांटों अपने दुश्मनों के बीच अकेले लड़ने के लिए और रात के अंधेरे में खाली हाथ विभिन्न भाषाओं में विभिन्न युगों में हर शक्तिशाली काम में हर महान प्रयास में और सच्चे अनुभव में बोलते हैं। दुख कुछ भी नहीं है, कितना डरावना है, और दर्द भी कुछ भी नहीं है,
और नुकसान भी कुछ भी नहीं है, और ये सब डर नहीं है। राजा की परछाई, सजा तो बस एक सांस है। कहाँ है अधर्म का अत्याचार और कहाँ है मृत्यु। वो हे मूर्ख, हे कायर, अपना सिर उठा, जो डर के मारे झुक गया है। मैं हूं, तू है और अनंत सत्य यहाँ है। ये रवींद्र बाबू ने इनके बारे में कहा था। और अब उनके कार्यों और विचारों की बहुत प्रशंसा हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत श्री अरविंदो के बारे में बताना जरूरी था, इसलिए अब यह नाट्य मंचन आपके समक्ष प्रस्तुत है। श्री अरबिंदो नामे आनंदो। हमारे वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह है। आजादी की लड़ाई की बिगुल के साथ ही दंगल शुरू हुआ। स्वराज पाने के लिए चली संघर्ष की हवाएं आंधी बन चुकी थी। देश प्रेम के जले दीपक की रोशनी से अंधे हो चुके अंग्रेज हर एक संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। और ठीक उसी वातावरण में एक भारतीय राष्ट्रवादी, एक क्रांतिकारी को निर्जन कारावास में ऐसा जीवन दर्शन हुआ जिसने आध्यात्मिक विकास के धरातल से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। नाम श्री अरबिंदो घोष, जिन्हें आज समस्त संसार एक योगी और एक महर्षि के रूप में जानता है। अब आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं जयवर्धन द्वारा लिखित नाटक निर्जन कारावास, जिसकी अवधि बिना अंतराल 1 घंटा 30 मिनट है। निर्देशक श्री जेपी सिंह और प्रकाश परिकल्पना श्री आर.के. ढींगरा। प्रस्तुत है भीलवाड़ा ग्रुप के सौजन्य से रंगभूमि दिल्ली की प्रस्तुति निर्जन कारावास। क्या हुआ? दादा, पुलिस आई है। पुलिस? मेरे यहाँ? हाँ दादा, पता नहीं। तुम अरविंद घोष हो? जी, मैं ही अरविंद घोष हूँ। अरेस्ट हिम! अरेस्ट करो इसे! गो! लेकिन इस अपराध में वारंट है। Why not? ये लो, read it. बिना बॉडी वारंट के आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? और आपके इंस्पेक्टर ने मेरी बहन के सीने पर रिवॉल्वर क्यों तान रखी है? ये कौन सी बहादुरी है? तुमने और तुम्हारे भाई बैरिंद्रनाथ घोष ने जो कारनामा किया है, वो कौन सा बहादुरी का काम था? गॉड नोज कितने इनसेंट लोग मारे गए। वाह, मैंने कारनामा किया है और मुझे ही उसकी जानकारी नहीं। तो लगे हाथ ये भी बता ही दीजिए कि यह कारनामा मैंने और मेरे भाई बारिंद्र ने कब और कहां किया है। चलो, सब पता चल जाएगा। गो! सर्च एवरी सिंगल इंच ऑफ दिस हाउस, ऊपर से नीचे तक घर का हर कोना छान मार। गो! सर! तुमने शायद बीए पास किया है, राइट? शायद नहीं, वाकई में बीए पास किया है। विलायत से शिक्षा प्राप्त की है। वेरी इंप्रेसिव। बट फॉरेन से स्टडी करने के बाद इस टूटे फूटे मकान में एक
अगली से कैमरे में जमीन पर सोए हुए। Why? जिसे आप जमीन कह रहे हैं उसे हम मां की गोद कहते हैं। अगर आप भी कभी मां की गोद में सोए होंगे तो आपको उसका आनंद अवश्य पता होगा। क्या तुम जैसे एजुकेटेड मैन को इस तरह फ्लोर पे सोना एम्बैरेसिंग नहीं लगता? मैं एक दरिद्र हूं, इसलिए दरिद्र की तरह ही रहता हूं। शिक्षा ज्ञान के लिए प्राप्त की जाती है, दंभ और दिखावे के लिए प्राप्त नहीं की जाती। ये सज्जा विहीन कक्ष मेरा साम्राज्य है और मैं यहां का बादशाह हूं। What? You mean king? Now this makes sense. एक पुअर किंग से एक ग्रेट किंग बनने के लिए तुमने ये सारा कॉन्स्पिरेसी किया और अपने भाई के साथ मिलकर बॉम्ब ब्लास्ट किया। बम ब्लास्ट? नहीं, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। सर, इसमें कुछ संदिग्ध चीज लगती है। विस्फोटक लगता है। यस सर, ये दक्षिणेश्वर की पवित्र मिट्टी है। ये तुम नहीं, ये हम डिसाइड करेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इसमें मिट्टी है या कोई रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस। सर, नवशक्ति कार्यालय की खाना तलाशी हो गई है। नीचे एक साइकिल मिली है जिस पर कुश्तियां लिखा है। सर, कुश्तियां में ही तो सांप पर गोली चली थी। एक प्रमाण के रूप में साइकिल को साथ में चलना चाहिए। ओके, लिसन, नीचे सारे गवाह मौजूद हैं? जी सर। सर, एक बक्से में कुछ चिट्ठियां मिली हैं। ये औरतों के लेटर्स को साथ ले चलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक? बैंधुवर विनोद गुप्त। ये मेरे मित्र अलकधारी का पत्र है। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला। व्यस्तता के कारण मैं भी पत्र नहीं लिख सका। एक बहुत जरूरी काम करने के लिए मैंने अरविंद घोष से कहा था पता करना कि उसका क्या हुआ। यस, बहुत जरूरी काम। हो गया। देखो दादा, लो, टोस्ट खाओ और चाय पियो। ये मौलवी शमसुल आलम है, तुमसे मिलना चाहते थे। जल्दी से खा पी लेना। तुमसे मिलने के लिए पुलिस कमिश्नर हेलिडी साहब आने वाले हैं। मिलने के लिए आ रहे हैं या पूछताछ करने के लिए? हाँ, वही पूछताछ करने के लिए। सुबह से 4 लोग पूछताछ करने के लिए आ चुके हैं, अब एक और सही। 3 दिन से दाल भात
और मुरमुरे खाने को मिल रहा था। आज जाकर कहीं चाय मिली है और टोस्ट मिला है जला हुआ। अरविंद बाबू, पता चला है कि आपके लिए निर्जन कारावास का हुक्म लिखा जा रहा है। काफी अंदर की खबर रखते हैं मौलवी साहब। नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझना। देखिए, आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का मूल मंत्र एक ही है। हिंदुओं के ओंकार में 3 अक्षर हैं, आ उ मा, और कुरान में भी पहले 3 अक्षर हैं, आ ला मा। हिंदू और मुसलमान का मंत्र एक ही है। मंत्र एक हो सकता है, परंतु मति एक नहीं है। हिंदुओं की यही सत्यवादिता मुझे बहुत अच्छी लगती है। सत्यवादिता को अपना धर्म समझते हैं। लेकिन अरविंद बाबू साहब, लोग कहते हैं कि अरविंद घोष हत्याकारी दल का नेता है। अब बताओ, ये कितने दुख और लज्जा की बात है। जी नहीं, आपको लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। हिंदुओं में जीव हत्या को पाप मानते हैं। जीवों को तो छोड़िए, हम पेड़, पौधे और नदियों में परमात्मा का वास मानते हैं। पत्थर में अपने ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं। मुझे पता है आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, लेकिन जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हो। गलती? हाँ, वो क्या? वो ये कि अपने छोटे भाई बारिंदर घोष को बम बनाने के लिए अपना बगीचा देकर आपने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया था। महाशय, वो बागीचा जैसे मेरा है वैसे ही मेरे भाई बारिंद्र का भी। मैं भला कौन होता हूं उसे कुछ देने वाला? अच्छा, बारिंद्र को मैंने बागीचा दिया भी तो बम बनाने के लिए दिया। ये शुभ समाचार आपको कहां से मिला? नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही कहा। ऐसे ही कुछ नहीं होता है महाशय। आप यहां पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने आए। ठीक कह रहा हूं ना? कुछ समय पहले एक अपरिचित सज्जन ने मुझसे कहा था कि कौन नगर आप मत जाइएगा, ना वहां पर किसी से मिलिएगा, आप विपत्ति में पड़ सकते हैं, क्योंकि दुष्ट जन आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अरविंद बाबू, अगर घर के लिए कोई संदेश कहलवाना हो तो बता दीजिए। कहिएगा कि मैं यहां आनंद से हूं। यहां कोई कष्ट नहीं। अंत में विजय सत्य की होगी। पुलिस कमिश्नर हेलिडे साहब आ रहे हैं। नगर में किसी से तुम्हारा परिचय है? जी, वहां कभी गए? एक बार। वहां तुम्हारा हाउस है? नहीं। Tell me one thing. ऐसा इनह्यूमन काम तुमने क्यों किया? कौन सा काम? इनोसेंट लोगों पे मर्डर करने का। लोगों की हत्या मैंने की है ऐसा मानने का आपको क्या अधिकार है? हमारे पास प्रूफ है, तो प्रस्तुत कीजिए। विटनेसेस भी है। कितने सच है वो किसे पता है? और तुम पर जो मर्डर का एक्यूजेशन लगाया इसका क्या झूठ है। इन आरोपों को मैं पूर्णतः अस्वीकार करता हूं।
भी है नहीं। आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जून का महीना शुरू हुआ है, पता नहीं क्या होगा। हम सब तो खुली हवा में हैं। उनकी सोचो जो इन कोठरियों में बंद है। अरविंद बाबू जैसे लोग जिनको 6 डिग्री की सजा मिली है, उनकी कोठरी में रोशनदान तक नहीं है। कोठरी में पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात है। अरविंद बाबू जब भी गर्मी से परेशान होते हैं ना, तो अपना कुर्ता उतार कर ठंडी जमीन पर लौटने लगते हैं। ठंडी मिट्टी से उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाती है। हाँ भाई, पढ़े लिखे भले मानुस हैं। कल मुझसे किताब की कलम दबाव के लिए कहने लगे। मैंने जाकर साहब को बोला। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया भाई। ये जेल की सजा काटना ना किसी नरक से कम नहीं है। समय काटना दूभर होता है। दो भाई 6 के पिंजरे में सोना खाना, वही पखाना करना। अच्छा भाई सुनो, कल अरविंद बाबू की कोठरी के सामने से गुजरते हुए रोज की तरह मैंने हाथ लगाई, बाबू ठीक तो है? बाबू साहब उस पर नाराज हो गए। क्यों? बोलने लगे किसी तरह जैसे ही आंख लगती है तुम आकर बात देने लगते हो, बाबू ठीक तो है। ऐसे में भला कोई कैसे ठीक हो सकता है? अरे तो भाई बोल देता कि बाबू साहब ये तो मेरी ड्यूटी है। मैंने बोला था भाई। अच्छा, बहुत देर हो गई, जरा मैं कोठरी में झांक कर आता हूं। बाबू साहब गर्मी से परेशान होकर जमीन पर लौट गए। बारिश शुरू हो गई। गुजारनी होगी जी। अरे बाप रे, क्या जोरदार बारिश हो रही है। जाओ अब जाकर मिल लो। दादा, सरोजिनी, तुम ठीक हो? ये आपका धोती और कुर्ता। कुर्ता धोती पहनने की स्वीकृति मुझे मिल गई थी, इसीलिए कहलवाया था। घर में सब ठीक है? आपको और परेंद्र को लेकर सब चिंतित है। कल शिनाख्त परेड में मैंने बारिंद्र को देखा था। कुछ बात हुई? नहीं, बात करने की मनाही है। मेरा मन तो यह विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है कि बारिंद्र ने कुछ किया होगा। मैं अभी उससे बात करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। मेरे पीछे उस नरेंद्रनाथ गोस्वामी को लगा रखा। हर बार परेड में आकर मेरे साथ वही खड़ा होता है। गोस्वामी के पिताजी बड़े वकील हैं, जैसा कि वो कहता है। मुझसे कह रहा है कि मैं अपना जुर्म मान लूं, उसके पिताजी मुझे छुड़ा लेंगे। कोर्ट में कह देंगे कि मेरा बयान मुझ पर दबाव डालकर लिया गया था। सरोजिनी, यह गोस्वामी मुझे पुलिस का मुखबिर लगता है। दादा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि आपके और बारेंद्र के केस के लिए कोई अच्छा
अच्छा सा वकील कर सके। वकील करने की क्या जरूरत है सरोजनी? हम निर्दोष हैं, कुछ नहीं होगा हमें। पर सरकार ऐसा नहीं मानती है, आपको दुश्मन मानती है। और सरकार अपने हर दुश्मन को फांसी के फंदे पर लटकते देखना चाहती है। ये कैसे जेंटलमैन है जो धूर्तता से किसी दूसरे की धरती देश पर कब्जा करके यहाँ के बादशाह बन बैठे हैं। और इस देश, इस धरती के लोग उनसे अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो राजद्रोही कहलाते हैं। दादा, आप धीरे बोलिए, संतरी सुन लेगा। तो कुछ गलत कह रहा हूं क्या? और मैं तो चाहता हूं कि ये भारतीय लोग मेरी बात को सुने, इनकी आत्मा इनको झकझोरे और ये अंग्रेजों की चाकरी बजाना बंद करें। दादा ये मजबूर है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप उन्हें छोड़िए। ये बताइए कि इस निर्जन कारावास में आपका समय कैसे बीतता है? चींटियों से बातें करता हूं। हाँ, चींटियों से, लाल चींटियों और काली चींटियों का झगड़ा निपटाता हूं। ये देखो, ये यहां भी पास आ गई है। ये काली है, इसका मतलब लाली भी आसपास ही है। वो देखो, वो लाली है। काली यहीं की रहने वाली है। लाली बाहर से आई है। दरअसल काली ने ही लाली को अपने घर में रहने के लिए शरण दी। अब देख रहा हूं कि लाली धीरे धीरे काली के घर पर कब्जा जताने लगी। जहां देखो वहां यही साम्राज्य और अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। नहीं, लाली नहीं, तुम बहुत दुष्ट हो। तुम क्यों तंग करती हो बेचारी काली को? जाओ, मैं तो चाहता हूं कि तुम जहां से आई हो वहां लौट जाओ और काली को उसका स्वच्छंद जीवन जीने दो। जाओ जाओ जाओ, जाओ। हाँ, काली तू भी जाओ। बस इनका झगड़ा निपटाते निपटाते समय व्यतीत होता है। हाँ, पढ़ने के लिए किताबें भी मिल गई, लिखने के लिए कागज कलम दिमाग मिल गया। सुबह शाम ध्यान लगाने लगा। चंचल मन पहले तो वश में ही नहीं हो रहा, पर अब धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती जा रही है। ध्यान में मुझे आनंद आने लगा। बड़ौदा प्रवास के दौरान मैंने ध्यान का आरंभिक अभ्यास किया था। सरोजनी, जो निर्जनता सह सकता है वो या तो देवता है या पशु है। मैं अब जाकर समझा हूं कि योगाभ्यास साधकों के लिए भी एक संयम सहज साध्य नहीं है। मात्र श्रद्धा और संपूर्ण आत्मसमर्पण ही सिद्धि को प्राप्त करने का एकमात्र। ये निर्जन कारावास, ये मनुष्य की निष्ठुरता, ये प्रताड़ना सब ईश्वरीय संयोग है। इससे मुझे शक्ति मिली है, अद्भुत प्रकाश प्राप्त हुआ। उसी दिन मेरे कारावास का सारा कष्ट दूर हो गया था। अब तो मुझे समय काटने के लिए किताबों के सहारे की आवश्यकता नहीं रही है। अब
मुझे उसका सहारा मिल गया है। भगवान का सहारा मिल गया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ध्यान से क्या निहार रहे हैं? हरे हरे वृक्ष पर कलरव कर रहे पक्षियों को निहार रहा। उनके मधुर वार्तालाप को समझने का प्रयास कर रहा। सर्व घट में नारायण है, सर्व घट में नारायण है। कारागार की प्राचीर, ये लौह कपाट, ये वृक्ष कुछ भी अचेतन नहीं, सब चैतन्य और सजीव है। ऐसा लगता है कि सब मुझसे स्नेह करने लगे हैं, मुझे अपने आलिंगन में भर लेना चाहते हैं। कभी कभी तो मानो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण स्वयं उस विशाल वृक्ष के प्रेम की बांसुरी बजा रहे हैं। बाबू साहब, अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये निर्जन कारावास की सजा काट रहे, मैंने कई कैदियों को पागल होते देखा है। मैं भी किसी की तलाश में पागलपन की हद तक पहुंचते जा रहा। बाबू साहब, आपको टिकरी के सामने सुबह शाम घूमने की छूट मिल गई है। सुबह शाम घूमेंगे, खुली हवा में सांस लेंगे तो सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस छूट के लिए डॉक्टर डेली ने सिफारिश की थी। बड़े नेक दिल इंसान हैं। यहाँ सभी बड़े नेक हैं, तुम भी तो बड़े नेक हो। अब तो जेल के सारे कैदी, गवाह, वकील, मैजिस्ट्रेट साहब सब मुझे बड़े नेक लगने लगे हैं। मुझे किसी में कोई बुराई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप खुद एक नेक इंसान हैं। अच्छा बाबू साहब, क्या बात है, आजकल ना आप किताबें मंगवाते हैं और ना किताबें पढ़ते हैं। पहले समय काटने के लिए किताबें मंगवाता था, अब ध्यान में ही सारा समय कट जाता। सच कहूं तो कम पड़ जाता है। अब समय काटने के लिए मुझे किताबों की आवश्यकता नहीं, अब मुझे किताबों का सहारा। मॉर्निंग मिस्टर अरविंद। गुड मॉर्निंग डॉक्टर डेली। तुम लोग जा सकते हैं। सर, बंद कोठरी से बाहर आकर कैसा लग रहा है डॉक्टर डेली? यस, किसी भी प्रकार का बंधन पशु पक्षी को भी नहीं प्रिय है। सब स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं। पक्षीगण उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरना चाहते हैं। मैं तो ठहरा एक इंसान। यस, इसीलिए तुम्हें ये छूट देने के लिए मैंने सिफारिश की। आपका आभार। No, it's all right. No need of thanks. Please, be seated. Actually, वैद्यनाथ बाबू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। 1890 में तुमने सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लिया था।
Very impressive. जी, ये सही है, लेकिन घुड़सवारी में अनुत्तीर्ण होने के कारण असफल हो गया था। वो क्या है ना, एक जीव के ऊपर बैठने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा था। Oh, मैंने तुम्हारे कई आर्टिकल्स भी पढ़े हैं और मुझे पता चला है कि तुम्हें फ्रेंच, जर्मन, इटालियन आदि लैंग्वेजेस आती हैं और ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखने के लिए तुम्हें अपनी रचनाओं के लिए अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वाह! जी, ये सत्य है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप मेरी कुंडली बना रहे हैं? कुंडली, ह्यूमन जनपत्री? जी। यस यस यस, सुना है कि कुंडली बनाने का पैसा मिलता है, रोकड़ा। सो डॉक्टरी के साथ साथ कुंडली का साइड बिजनेस करना चाहता हूँ। सही दिशा में जा रहे हैं आप। मिस्टर अरविंद, अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो कुछ अपने बारे में बताओ। हैं? यस। मेरे बारे में क्या करेंगे? मेरे बारे में जानकर डॉक्टर डेली? कुंडली बनाने के लिए जानना जरूरी है। क्या आपके लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं अलीपुर जेल का एक कैदी हूं, जिसे बम कांड के अपराध में निर्जन कारावास की सजा सुनाई गई? नो नो मिस्टर अरविंद, नो, ये एक आरोप है जो अभी साबित नहीं हुआ है और मैं किसी कैदी के बारे में नहीं बल्कि एजुकेटेड अरविंद के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसने सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया था। Yes, Mr. Arvind. So please tell me. डॉक्टर डेली, मेरा जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। मेरे पिता श्री कृष्णन घोष कलकत्ता के प्रसिद्ध सिविल सर्जन थे। मेरी माँ का नाम स्वर्णलता देवी। मैं उनकी तीसरी संतान। परिवार में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, क्योंकि पिताजी की शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी। पिताजी मुझे भी भारतीय संस्कृति से दूर पाश्चात्य संस्कृति के वातावरण में रखना चाहते थे। मेरी शुरुआती शिक्षा दार्जिलिंग के कॉन्वेंट स्कूल में हुई। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही मुझे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां 1885 से 1889 तक मैंने सेंट पॉल स्कूल लंदन में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मैं 14 वर्ष पश्चात भारत लौटा तो यहाँ आकर बड़ौदा के गायकवाड़ शासन में मैंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बंगाल विभाजन के पश्चात मैंने नौकरी छोड़ दी और राजनीति में सक्रियता बढ़ाई। ओके, सो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कब और कैसे हुआ? मेरे पिता श्री कृष्णन घोष द बंगाली नामक पत्र के टुकड़े और प्रतियां मुझे भेजा करते थे। उन टुकड़ों में वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा करते थे। बस वहीं से मेरे मन में अपने देश के लिए कुछ करने की भावना का जन्म हुआ। इस दौरान मैं कैम्ब्रिज में इंडियन मजलिस संस्था के संपर्क में आया, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करती थी। बस इतना काफी है जासूसी के लिए। यस, मिस्टर अरविंद, अच्छा होगा कि तुम अपने लिए एक अच्छा बैरिस्टर हायर करो। यस। अच्छा बैरिस्टर? अच्छे बैरिस्टर को देने के लिए अच्छे पैसे कहां से लाएंगे? छोटा भाई बारेंद्र भी जेल में है। घर की आर्थिक स्थिति
ठीक नहीं है। কিছু দিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে শ্যামের পীড়িত রাজ্য কোণে কিছুদিন মনে মনে ইশারায় কইবি কথা গোঠে মাঠে ইশারায় কইবি কথা গোঠে মাঠে দেখিস যেন কেউ না জানে কেউ না বোঝে কেউ না শোনে কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে कमिश्नर हेरिटेज साहब इधर ही आ रहे हैं और वो काफी गुस्से में भी हैं। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं। What the hell? कोर्ट में इन filthy criminals को सिर्फ 2 sergeants लेकर आए हैं। You know, earlier 25 to 30 sergeants used to come. You mark my words. इन बम हत्या को बिल्कुल भी innocent and peaceful मत समझना। They are clever, very clever. And now listen to me very carefully. Yes, sir. इनको गाड़ी में चढ़ाते समय एक आर्म्ड पुलिस की छोटी टुकड़ी घेर कर रखेगी, and they will parade at the back. इनको कोर्ट में एस्कॉर्ट करते समय एक यूरोपियन सार्जेंट्स की छोटी पलटन होगी जिनके पास फुल्ली लोडेड पिस्टल्स होंगी. And that is my order. Do you understand? Yes, sir. Good. Now go. सबको लेकर आओ. मजिस्ट्रेट बर्ली के आने का टाइम हो गया. Sir. Hey, listen. Hey. इन dirty criminals को बोल रहा हूँ कि अपने shoes बाहर उतार कर आए. इनके criminal mindsets का मुझे कुछ पता नहीं. कभी भी शरारत कर सकते हैं. अब खड़े क्या हो? जाओ. सबको लेकर आओ. मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं। सरकारी वकील मिस्टर नॉर्टन, अदालत की कार्रवाई आरंभ कीजिए। आज इस अदालत के अंदर ऐसे अभियुक्तों को पेश किया गया है जिन पर संगीन आरोप है। ऐसे लोगों ने सरकार और समाज को बहुत बड़ा खतरा दिया है। इन लोगों ने चुनौती देकर लोगों को चेतावनी दी है। अरविंद घोष और उनके भाई भवेंद्र घोष ने बम बनाकर भयंकर विस्फोट किया है और उस विस्फोट में न जाने कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं। ऐसे लोगों पर साफ साफ राजद्रोह और हत्या का केस बनता है। माय लॉर्ड, मुझे इनकी बातों पर घोर आपत्ति है। अभी किसी पर भी आरोप साबित नहीं हुए। मिस्टर चटर्जी, सारी कार्रवाई शांति के साथ बेरोक टोक चल रही थी। जब से आप आए हैं हर बात पर आपत्ति कर रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? माय लॉर्ड, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले।
मिस्टर चटर्जी, मिस्टर नौशद, मुझे छोड़कर और किसी को फांसी के फंदों पर लटक कर देखना चाहते हैं? मिस्टर चटर्जी, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों पर लगे इल्जामों को मैं साबित कराऊंगा। अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष पर लगे जो आरोप है, उनको मैं साबित करने के लिए आज अदालत में कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं। और मेरे पहले गवाह है मौलाना शमशुल आलम। मौलाना शमशुल आलम खड़े में आए। मौलाना शमशुल आलम, आप अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष को पहचानते हैं? जी जनाब, मैं दोनों को पहचानता हूं। कैसे जानते हैं? दोनों को मैंने कौन नगर के अपने बागीचे में एक दो बार आते जाते देखा। एक बार या दो बार? जी, अरविंद बाबू को एक बार देखा, मगर वीरेंद्र बाबू को कई बार आते जाते देखा। और हाँ, साथ में कई लोग और भी आते थे। मिला, नोट किया जाए। कौन नगर ये वही इलाका है जहां पर ठग पड़ा जाता था? तुम क्या सकते हो? शुक्रिया जनाब। मिला, मेरे अगले गवाह है जतिन। जतिन, कमरे में कटघरे के अंदर आए। जतिन, तुम इनको पहचानता है? नहीं, इनको जानता है? नहीं, तो यहाँ क्या करने आया है? आया थोड़ी हूँ, ये तो आपकी पुलिस वाले पकड़ कर ले आए हैं। जाओ यहाँ से, बात कर क्या? तो जाए। जाओ। मिलो, बड़े अगले गवाह हैं देवदास, और देवदास कटघरे में आए। देवदास, तुम अपनी गवाही में क्या कहना चाहता है? साहब, मेदिनीपुर के सम्मेलन के समय जब सुरेंद्र बाबू ने गुरु भक्ति के बारे में अपने छात्रों से पूछा था, तब अरविंद बाबू बोल पड़े थे, द्रोण ने क्या किया? द्रोण ने क्या किया? द्रोण ने अनेकों चमत्कार दिखलाए। चमत्कार? मिस्टर देवदास, अभियुक्तों के बारे में तुम्हारा क्या मानना है? चमत्कार क्या बड़ा है? बोलो। चमत्कार चमत्कार होता है। द्रोण ने क्या चमत्कार किया? ये बम विस्फोट से इसका कोई संबंध है क्या? Come on, Mr. Norton, goes up. द्रोण किसी बम का नाम नहीं है, ये तो महाभारत में एक चरित्र का नाम है। आज इस अदालत के अंदर महाभारत और रामायण सुनाने का क्या मतलब है? मिलोद, बड़े अगले गवाह है वीरेंद्रनाथ गोस्वामी। Maintain decorum. वीरेंद्रनाथ गोस्वामी जब अदालत को क्या बताना चाहता है? महोदय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हमारे लीडर हैं। अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष मेरे सहयोगी हैं। एक बार हम लोगों ने बम बनाकर अपने लीडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दिखाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध तमाम योजनाएं हमने साथ मिलकर बनाई थी। तुम ये झूठ बोलते? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलकर मुझे क्या हासिल होगा? मैं अपना अपराध स्वीकार करके
प्रायश्चित करना चाहता हूं। माय लॉर्ड, यह झूठ का पुलिंदा है। मिस्टर चैटर्जी, सच और झूठ का फैसला बाद में होगा। वेल, आई सीन, मैंने देखा है कि अदालत की कार्रवाई के दौरान सारे कैदी गीता और रामायण पढ़ते रहते हैं, जैसे इन्हें अपने किए पर पछतावा है और ना ही मौत से डर है। इट्स माय ऑर्डर, आगे सुनवाई के दिन किसी भी कैदी के हाथ में किताब नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। नरेंद्रनाथ गोस्वामी तो गद्दार निकला, अपनी जान बचाने के लिए सरकारी गवाह बन गया। उसकी गवाही बारिंद्र और अरविंद दादा के लिए मुसीबत बन सकती है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। परेड में हमेशा दादा के साथ खड़ा रहता था और बम धमाके में शामिल होने की बात स्वीकार करने के लिए कहता था। उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं, वो छुड़वा लेंगे। ये नरेंद्र गोस्वामी मुझे शुरू से दोहरे चरित्र का आदमी लगता था। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना निर्दोष लोगों को भी फांसी के फंदे में लटकवा देगा। क्या करोगे? पता नहीं, अभी तो मैं अस्पताल जा रहा हूं, दमे से बहुत परेशान हूं। रुको, तुम्हारे साथ मैं भी चल रहा हूं। पता नहीं कुछ दिनों से पेट में क्या हो गया है, दर्द के मारे रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाता। चलो। अच्छा, तुम गोस्वामी के साथ पहले की तरह पेश आना। उससे नाराज है, इसकी भनक उसको नहीं लगनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। चलो चलो चलो। सुनो, हम सबके बचने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? यहाँ से भाग चलना चाहिए। कैसी बातें करते हो? अलीपुर की जेल से भागना क्या कोई बच्चों का खेल है? चप्पे चप्पे पर पहरा है। इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। इशारा मिलते ही लोग सीढ़ियां और रस्से लेकर आ जाएंगे। हम नदी पार करके सुंदर वन की ओर चले जाएंगे और सुंदर वन में किसी को तलाश नहीं। इसके बस की बात नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो बारिंद्र। आइए दादा। समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। दादा, एक बात बताइए, आप यूं घंटों आंखें बंद करके कैसे बैठे रहते हैं? भाई, मैं तो अगर 1 मिनट भी आंख बंद करके बैठूं तो वही सो जाऊंगा। जो ध्यान लगाता है उसके आनंद का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। उस दुनिया में प्रवेश करने के पश्चात इस दुनिया में लौटने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि उसी परम आनंद में डूबे रहे। दादा, ये आनंद परम आनंद तो पता नहीं, पर हाँ इतना जरूर जानता हूं कि मैं 1 मिनट भी आंख बंद करके बैठूं तो वहीं सो जाऊंगा। सोते सोते वहीं लुढ़क जाऊंगा। नहीं, इसका आस्वादन करने वाले के पास से नींद कोसों दूर भाग जाती, प्रमाद निकट भी नहीं भटक सकता। यही सात्विक भाव है, देश की उन्नति की आशा। भ्रातृभाव, आत्मज्ञान और भगवत प्रेम जितनी सहजता से अधिकार करके भारतवासी के मन में प्रकट होते हैं, उतनी सहजता से उसका किसी दूसरे राष्ट्र में प्रकट हो पाना संभव नहीं। इसके लिए चाहिए तमोवर्जन, रजोदमन,
और सत्य प्रकाश। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, तुम लोग क्या देखते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। देश में एक ऐसा स्रोत आ रहा है जिसके प्रभाव मात्र से एक नन्हा बालक भी 3 दिन में सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। दादा, आपकी ये गूढ़ बातें हमारी बुद्धि में नहीं घुसती। अभी हम यहाँ नरेंद्र गोस्वामी के विश्वासघात को लेकर चिंतित हैं। वो मन गढ़ंत कहानी बनाकर हम सबके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए दादा, हम एक योजना बना रहे हैं। हाँ? योजना? कैसी योजना? दादा, जेल से भागने की। क्या ये संभव है? हाँ दादा, इसकी सारी व्यवस्था हो चुकी है। पर इससे तो तुम सबका अपराध दोगुना हो जाएगा। पकड़े गए तो सजा भी दोगुनी मिलेगी। दादा, फांसी पर एक बार लटकाएं या फिर 2 बार लटकाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? और दादा, हम बाहर जाकर देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ रहना और आत्महत्या करना दोनों एक ही तो बराबर है। तुम्हारे मन में जो आए वो करो, लेकिन मैं इस योजना से सहमत नहीं हूं। कही मेरी बात तो मैं न्यायालय में उपस्थित होऊंगा। दादा, वैसे इस रूमानी योजना को किसने बनाया? जी, मैंने। तुमने बनाया। उधर सरोजनी देशवासियों से अपील कर रही है कि उसके भाई निर्दोष हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अधिकतर देशवासियों का भी यही मत है। सरोजनी दर दर गिड़गिड़ा रही है कि कोई योग्य वकील अगर उसके भाइयों का बचाव करे तो उसके भाई छूट सकते हैं। उसके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है। हो सकता है कि कोई उसके भाइयों के राजनीतिक मतों से सहमत ना हो। सरोजनी सबसे उदारता की भीख मांग रही। क्या लोग मेरे लेखों की भावना, देश के प्रति मेरी एक निष्ठा से परिचित नहीं है? एक बहन देश के हर भाई हर बहन से अपने भाइयों के बचाव की विनती कर रही है और तुम उसके इस पवित्र प्रयास को कलंकित कर देना चाहते हो। खूब करो देश के लिए भारत। भारत हमारी माता है, परंतु याद रखो सरोजनी हमारी भगिनी है। नरेंद्र गोस्वामी बहुत बड़ी गंदगी है। इस गंदगी की सफाई जाओ क्या मतलब? मैं मंदिर में माथा टेकने नहीं आया। हमारी लाल अपना कोई भी काम चलता हूँ, मेरी बात बन जाएगा ना, आगे मिलता हूँ।
वो बन सकता। मेरे पास कुछ राज है। कैदियों में कई लोगों ने कत्ल किया है। अरे तू नहीं बचेगा, तू नहीं छोड़ूंगा। दादा, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? विवेकानंद पुस्तकावली। अरे वाह, विवेकानंद पुस्तकावली पढ़ लीजिए दादा। अब मुझे भी पढ़ने के बाद दे दीजिएगा। दादा पढ़। अब अपने पास बहुत सी किताबें हो गई हैं। गीता, पुराण, उपनिषद, ब्रह्म संगीत, रामाकृष्ण कथामृत, बंकिम ग्रंथावली, स्वदेशी गान, यूरोपीय दर्शन, इतिहास और साहित्य की अनेकों किताबें हैं दादा। दादा आपकी पहल से अब जेल में लाइब्रेरी भी बन गई है। इन किताबों का इस्तेमाल करो और इन सभी किताबों को अवश्य पढ़ो। आजकल ये किताबों की बातें छोड़ो दादा। ये नरेंद्र गोस्वामी मुझे शुरू से दोहरे चरित्र का आदमी लगता था। दादा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है? बताओ। दादा, जेल में 2 रिवॉल्वर आ चुके हैं। क्या? जेल में कैसे आए? दादा, एक ने घर से कटहल मंगाया था और दूसरे ने बड़ी मछली। रिवॉल्वर कटहल और मछली के अंदर था। क्या करना चाहते हैं सब? इससे तो सारा केस उलझ जाएगा। क्या बारेंद्र इसमें शामिल है? नहीं दादा, बारेंद्र को इसके बारे में कुछ नहीं पता। दादा, आप ये बात किसी को मत कहिएगा। बारेंद्र, तुम? बारेंद्र? वकील का कुछ पता चला? नहीं दादा। केस किस अदालत में लगा? जज कौन है? दादा, कोई बीचक्राफ्ट है शायद। बीचक्राफ्ट? नहीं, चार्ल्स कॉटन बीचक्राफ्ट तो नहीं है? हाँ दादा, यही है। आप जानते हैं इनको? हाँ, कैम्ब्रिज में हम दोनों साथ थे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में भी हम दोनों साथ थे। मेरे भारत आने के 3 महीने पहले ही इनकी भारत में नियुक्ति हो गई थी। बरसों पहले मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी। अब हम दोनों का आमना सामना होगा। एक अदालत की कुर्सी पर आसीन होगा और दूसरा बंदी की तरह कटघरे में खड़ा होगा। दादा, इतना क्यों सोचते हैं? जो होगा देखा जाएगा। हाँ दादा। दादा, हमने बहुत दिनों से गाना बजाना नहीं किया। हाँ। आओ कुछ गाते बजाते हैं। आओ दादा। हाँ दादा। आप भी चलिए ना। हाँ, चलो आइए दादा। आओ। उल्लासकर जी दादा। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, तुम ही कुछ सुनाओ। जी दादा, जरूर। पर तुम लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। बिल्कुल। कन्हैया, हंसते हंसते हर दुख हम सह जाएंगे, वंदे मातरम। देश की खातिर मौत को गले लगाएंगे, वंदे मातरम। हंसते हंसते हर दुख हम सह जाएंगे, वंदे मातरम। देश की खातिर मौत को गले लगाएंगे, वंदे मातरम। जहाँ सांस ले इस जीवन को जीते हैं, वंदे मातरम। गंगा जल को अमृत मान के पीते हैं, वंदे मातरम। जहाँ सांस ले इस जीवन को जीते हैं, वंदे मातरम। गंगा जल को अमृत मान के पीते हैं, वंदे मातरम। गंगा जल को अमृत मान के पीते हैं, वंदे मातरम। जिस पावन मिट्टी ने हमको जन्म दिया, वंदे मातरम। मत वाले उस मिट्टी में मिल जाएंगे, वंदे मातरम। हंसते हंसते हर दुख हम। क्या?
देवेंद्रनाथ गोस्वामी को किसने मारा? किसने की ये कॉन्स्पिरेसी? मैं दोबारा पूछता हूं, ईमानदारी से बता दो, वरना सबको सजा मिलेगी। गोस्वामी को किसने मारा? जी मैंने मारा। सर, सत्येंद्र बोस ने अकेले नहीं मारा, उनके साथ मैं भी था। कैसे मारा? मैंने अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। मैंने उसे अस्पताल में मिलने के लिए बुलाया था। वो अंगरक्षक के साथ मिलने के लिए आया। बात करते करते अचानक मैंने रिवॉल्वर ताक दी। वो मुझे धक्का देकर सीढ़ियों से भागा। तब तक कन्हैयालाल भी वहां पहुंच गया था। वो सीढ़ियां उतरकर गलियारे में भागा। हम दोनों ने उसका पीछा किया। हम दोनों रिवॉल्वर तान के उस पर टूट पड़े। अचानक एक गोली जाकर उसकी रीढ़ में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। जानते हो इसके लिए तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? मौत से बढ़कर क्या सजा हो सकती है? यस, फांसी की सजा होगी। बरी होने के लिए मैं कहीं अपील भी नहीं करूंगा। क्यों? तुम्हें फांसी से डर नहीं लगता? क्रेगन साहब, फांसी की सजा आप मेरे शरीर को देंगे जो नश्वर है, लेकिन मेरी आत्मा तो शाश्वत है, अजर है, अमर है। किसी के मर्डर से तुम्हें क्या हासिल हुआ? संतोष। मैं दमे की बीमारी से ग्रस्त हूं। मृत्यु हर पल निकट आई दिखाई दे रही थी। मेरी आत्मा से मुझे बार बार झकझोर रही थी। सत्यान, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने साथियों के लिए कुछ करो। बस मैंने यह कदम उठा लिया। और वैसे भी देश हित और जनहित में की गई हत्या हत्या नहीं, शुभ कार्य होता है, पुण्य कार्य होता है। अब मैं सुकून के साथ मर सकता हूं। सच सच बचाओ, जेल में रिवॉल्वर किसने मंगाया? मैंने नहीं मंगाया। फिर तुम्हें रिवॉल्वर कहां से मिली? खुदीराम बोस ने दी। What? एक रात वो मुझसे मिलने आए थे। What the hell? क्या बकवास है ये? एक मरा हुआ आदमी। एक मरा हुआ आदमी तुमसे मिलने आया था। अंग्रेजी हुकूमत की नजर में खुदीराम बोस मर गए होंगे। हमारे लिए वो अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। ओके, खुदीराम ने तुम्हें रिवॉल्वर क्यों दी? बोले दुष्ट नरेंद्रनाथ गोस्वामी को मार दो, वरना सबके सब मारे जाओगे। बट गोस्वामी को मारने के लिए क्यों कहा? बोले वो देशद्रोही है, गद्दार है। So you mean to say that खुदीराम किसी को भी मारने के लिए कहेंगे और तुम उसे मार दोगे? Why? क्यों? मारना पड़ेगा साहब, वरना वहां जाकर उस महान आत्मा को क्या जवाब दूंगा। सेंट्री,
सबको अलग अलग हवालात में लॉक कर दो। They are completely out of their mind. ये सब के सब पागल हो गए हैं। These Hindi people, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज करने चले हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एखुनाय देशे के স্বাধীন होवे थे कि कोनो शक्ति रूपते पारे बिना इस देश को स्वाधीन होने से अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। होना ना होना सब निश्चित होता है। कभी कभी हमें खुली आंखों से जो दिखाई देता है कि ये होने वाला, विवेक भी यही कहता है। अचानक होता कुछ और भी, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। इस सब के पीछे उस अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। में संपूर्ण ब्रह्मांड पेड़ के पत्ते से हिलने से लेकर प्रकृति के प्रकोप तक का संचालन वही करता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन बारिंद्र के बारे में अवश्य सोच रहा हूं। लेकिन जानता हूं कि सोच विचार का भी कोई अर्थ नहीं अगर इस चंचल मानव मन का मैं क्या करूं। हमें आरोपों की दलदल में फंसाकर मन गढ़ कहानियां सुनाकर नरेंद्रनाथ गोस्वामी तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और हमारी बात को अदालत में तर्क और तथ्यों के साथ रखने के लिए हमारे पास एक वकील है। अभी आप एक अदृश्य शक्ति की बात कर रहे थे। वही संचालित करता है और वही नियंत्रित करता है। ठीक कहा आपने दादा। लोगों से अपील करने के बारे में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक दिन एक संदेश मिलता है कि अरविंद के केस की बहस के लिए अदालत में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। क्या? कौन महाशय है? आपके मित्र हैं। मेरे मित्र? क्या नाम है? चितरंजन दास। क्या? चितरंजन दास मेरे लिए यहाँ आ रहा है। आप सभी शांत हो जाएं, जज साहब आ रहे हैं। मिस्टर नॉर्टन, मैं मिस्टर नॉर्टन, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, वीरेंद्र घोष, उलास्कर दत्त एवं अन्य 6 कैदियों के अभियोग को लेकर पहले ही 2 पक्षों के अंदर बहस हो चुकी है। आज केवल अरविंद घोष के केस में बहस होगी।
गवाही पहले हो चुकी है। मिलोद, अरविंद घोष पर अमानवीय आरोप है, एक ऐसा आरोप जिसमें न जाने कितने निरीह और निर्दोष लोग मारे गए, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए, कितनी ही औरतें विधवा हो गई, वो न जाने कितने फंसे फंसाए घर बर्बाद हो गए। उस दमकल में अरविंद का छोटा भाई वीरेंद्र घोष ने हाथ उसका पहले ही साबित हो चुका है। ये दोनों भाई मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। मिलोद, अरविंद घोष के बगीचे मानिकतला से कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिसमें बड़ा कर्ता और छोटा कर्ता लिखा था। गवाह नरेंद्रनाथ गोस्वामी ने बताया था कि बड़ा कर्ता का अर्थ बड़ा भाई अरविंद घोष है और छोटा कर्ता का अर्थ छोटा भाई वीरेंद्र घोष है। इसके अलावा एक मिष्ठान पत्र भी प्राप्त हुआ है जो बम का संकेतिक शब्द लगता है। इस मिष्ठान पत्र से षड्यंत्र और बम शब्द प्रतिध्वनित होता है। वंदे मातरम में अरविंद घोष के लेखों को पढ़ने से लगता है कि ये लोगों को भड़काने और सत्ता के विरुद्ध खड़ा करने को प्रेरित करता है। अरविंद घोष के खिलाफ पाए गए वो सारे प्रमाण राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं और ऐसे राजद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी राजद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र न रच सके। मिस्टर चितरंजन दास, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अरविंद घोष के केस का मैंने गहन अध्ययन किया। अरविंद के साथ सजा काट रहे अधिकतर बंदी एक जैसे अभियोग के अभियुक्त, उनमें से कुछ दोष मुक्त भी हो चुके हैं। माय लॉर्ड, अरविंद घोष का केस पूर्णतया शक और संदेह पर आधारित है, कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं। क्या एक कैदी की गवाही को 100% सत्य मानकर किसी भी व्यक्ति को सजा देना न्यायपूर्ण होगा? जबकि सर्वविदित है कि गवाह कैसे बनाए जाते हैं। ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक गवाह ने सरेआम कहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो पुलिस उठाकर ले आई। इस केस का एकमात्र गवाह नरेंद्रनाथ गोस्वामी अब इस संसार में नहीं। माय लॉर्ड, उस मृतक की गवाही को निरस्त करने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। व्यक्ति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर उसी तरह के नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। वो तटस्थ और निष्पक्ष सोच नहीं सकता। ऐसे में अगर किसी व्यक्तिगत पत्र में बड़ा कर्ता, छोटा कर्ता और मिष्ठान पत्र लिखा मिलता है तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मिष्ठान पत्र का अर्थ मधुर पत्र, प्रिय पत्र भी हो सकता है मिस्टर नॉर्टन। आप जानते हैं हमारे बंगाल में मिष्ठान मधुरता का पर्याय। कि मिष्ठान जैसा मधुर शब्द कैसे, बताइए कैसे बम जैसे विध्वंसक वस्तु को ध्वनित करता है? बताइए मिस्टर नॉर्टन। माय लॉर्ड, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ भाषा का भाव मानता हूं।
अब मैं वंदे मातरम में अरविंद घोष के छपे लेखों पर बात करना चाहता हूं। ये सभी लेख कई साल पहले लिखे गए हैं और सभी लेख साहित्य की मिसाल है, जिसमें एक कवि हृदय की पवित्र भावना है। और क्या देश प्रेम की बात करना राजद्रोह है? देशवासियों में जन जागरण की ज्योति जगाना क्या राजद्रोह है? नो मिलॉर्ड, नो, ये राजद्रोह नहीं है। अरविंद घोष को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं, जिनके स्वतंत्र और मौलिक विचार हैं, जो प्रकृति से प्रेम करता है, इस धरती को अपनी मां मानता है, एक छोटी सी चींटी के मरने पर दुखी हो जाता है। माय लॉर्ड, टू मेक माय पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर, I will recite a poem written by Arvind Ghosh. I am the bird of God in his blue. Divinely high and clear, I sing the notes of the sweet and the true, for the gods and the seraphs hear. I rise like a fire from the mortal's earth into a griefless sky and drop in the suffering soil of his birth fire seeds of ecstasy. Nothing is hid from a burning heart. My mind is shoreless and still. My song is rapture's mystic art. My flight, immortal will. I am the bird of God in his blue. I am the bird of God. ऐसा व्यक्ति इस धरती पर अनगिनत लोगों के मारने जैसा कलुषित कार्य नहीं कर सकता मैं लॉर्ड, कदापि नहीं कर सकता। कानून देश और देशवासियों के हित के लिए बनाए गए हैं। देशवासियों को जेल में नरक भोगने, प्रताड़ित करने और फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। जन जन के समूह से ये समाज है, गांव है, शहर है, हमारा देश है, हमारा देश। वरना ब्रिटिश साम्राज्य का औचित्य ही क्या है मिस्टर नॉर्टन? फांसी पर लटकाने के बाद किसी को निर्दोष साबित करके क्या उसको जीवित किया जा सकता है? निर्जन कारावास में काटे जीवन के अमूल्य क्षणों को क्या लौटाया जा सकता है? नहीं लौटाया जा सकता मिस्टर नॉर्टन। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो किसी निर्दोष का जीवन लेने का हमें क्या अधिकार है? बोलिए मिस्टर नॉर्टन, क्या अधिकार है हमें? माय लॉर्ड, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा मुवक्किल अरविंद घोष निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। That's all, my lord. मिस्टर चित्तरंजन दास का वक्तव्य स्पष्ट है, जो केस के हर एस्पेक्ट पर प्रकाश डालता है और हमें सोचने के लिए बाध्य करता है। अगर हम ये मानकर चले कि लेखक षड्यंत्रकारी है, तो हमें इसमें कई सस्पिशियस कंटेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे किसी प्री कंसीव्ड बायस के बिना पढ़ें, तो हमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे कि शंका पैदा हो। अब आज का फैसला, बम कांड के षड्यंत्र में इन्वॉल्व 6 कैदियों को काले पानी की सजा और 6 कैदियों को 4 वर्ष के निर्वासन की सजा दी जा रही है। इस फैसले में
सबके नाम का उल्लेख है। ऑर्डर की कॉपी आपको मिल जाए। अरविंद कुमार घोष और उल्लासकर दत्त के लिए मैं मृत्यु दंड की घोषणा कर रहा हूं। अरविंद घोष के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए फैक्ट्स और एविडेंस उनके दोषी होने का समर्थन नहीं करते हैं। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में मैं अरविंद घोष को ससम्मान बरी करने की घोषणा करता हूं। In the absence of sufficient facts and evidence, I hereby order that Arvind Ghosh be honorably acquitted. कृतज्ञता का गंभीर भाव प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने मुकदमे के समय मेरी सहायता की। अपने उन असंख्य परिचित तथा अपरिचित शुभचिंतकों के नाम भला मैं कैसे जानूंगा, जिन्होंने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार मेरे बचाव के लिए रुपया जुटाने में योगदान दिया। मैं उन सभी को व्यक्तिगत रूप से अपना धन्यवाद नहीं भेज सकती। मैं उन सबसे ये विनती करता हूँ कि मेरी कृतज्ञता की इस सार्वजनिक अभिव्यक्ति को स्वीकार करें। जेल से छूटने के बाद मेरे पास कई तार व चिट्ठियां पहुंची, परंतु प्रत्येक का उत्तर दे पाने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि वे बहुत बड़ी संख्या में। मैं आभारी हूँ उन हजारों लोगों की प्रार्थनाओं के प्रति जो मेरे बंदी बनने के साथ साथ मेरे लिए इस धरती माँ की ओर उठे। अगर मेरे देश प्रेम ने मुझे खतरे में डाला तो मेरे देशवासियों ने मुझे उस खतरे से सकुशल बाहर निकाला। लेकिन अभी भी खतरा टला कहाँ है? सुबह शाम घर के आसपास पुलिस वाले घूमते ही रहते हैं। पता नहीं ये सरकार चाहती क्या है। भाभी, जेल से दादा की मुक्ति को अंग्रेजी सरकार अपनी हार के रूप में देख रही है, इसीलिए सरकार बौखलाई हुई है। जज बीचक्राफ्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने केस को गहराई से नहीं देखा। हालांकि 6 महीने बीत चुके हैं, फिर भी
दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है। जिस तरह से पुलिस निगरानी कर रही है, मुझे तो भय होता है कि कहीं किसी दूसरे मामले में न फंसा दे। भाभी, आप दादा को बाहर जाने से रोका कीजिए। अभी तक कभी रोका है? मैंने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। दादा होंगे। पहले झांक कर देख लेना, कोई पुलिस वाला ना हो। जी। उठो मत, बैठी रहो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? ये परेशानी अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये मेरे साथ ही जाएगी। मृणालिनी, मैं एक ऐसा जीव हूं जिसमें 3 पागलपन कूट कूट कर भरे हुए। मैंने विवाह के बाद तुम्हें यह बता दिया था। मेरा पहला पागलपन है कि ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें से निर्वाह हेतु रखकर बाकी सब दूसरों को दे देना चाहता हूं। मेरा दूसरा पागलपन है कि मैं उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूं। और मेरा तीसरा पागलपन है कि मैं भारत को अपनी मां मानता हूं, मां की पूजा करता हूं। मां ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो सब मां का है। मैं जानती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होती भी तो मैं अभी उसका निवारण नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि तुम अपना मन धार्मिक कार्यों में लगाओ। ब्रिटिश सरकार मुझे अपना सबसे बड़ा विरोधी मानती है। वो मेरे लेखों और भाषणों में राजद्रोह का छिद्र तलाश कर रही ताकि मुझे दूर कहीं जेल भिजवा सके। वायसराय के सचिव ने लिखा है कि अगर ब्रिटिश सरकार सभी क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल की सीखचों के पीछे बंद कर देती है और गलती से मुझे छोड़ देती है तो मैं फिर से क्रांतिकारियों की सेना खड़ी कर लूंगा। मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। कर्मयोगी में मेरा एक खुला पत्र छपा है जिसमें मैंने कानून की हद में रहकर अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाया है। तब से धमकियां मिलना शांत हो गई, परंतु क्रांतिकारी गतिविधियां बंद नहीं हुई। सरकार इन सभी गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगा देना चाहती है। इसलिए वो सभी क्रांतिकारियों को पकड़कर दूर कहीं जेल में ठूस देना चाहती है। अफवाह है कि 50 से 53 लोगों की पकड़कर जेल में बंद करने की उनकी योजना है। उसमें एक नाम मेरा भी है। सरकार को लगता है कि इन क्रांति का मस्तिष्क मैं ही हूं। ठीक है, मैं हूं मस्तिष्क। अपनी अंतिम सांस तक मैं अपने देशवासियों से कहता रहूंगा कि स्वतंत्रता भीख में मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये हमें अंग्रेजों से छीननी पड़ेगी। परंतु आपकी बातें सुनकर मन में भय पैदा होता है। किस बात का भय मृणालिनी?
मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। निर्जन कारावास के दौरान मैं ध्यान लगाया करता था। ध्यान में मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। स्वराष्ट्र की क्रांति के पथ पर चलते चलते अब मैं आध्यात्मिक क्रांति के पथ पर निकल आया। ध्यान लगाते हुए मुझे यहां से चले जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। कहाँ चले जाने का? अंग्रेजी राज से कहीं दूर। और मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाएंगे? नियति का कुछ पता नहीं, परंतु कभी ना कभी मिलना अवश्य होगा। इतना ही बता दीजिए, क्या कहाँ जाने की सोच रहे हैं? आज रात को मैं नदी तट की ओर जाऊंगा। वहां नदी पर मुझे नाव मिलेगी। यहाँ से मुझे सीधा चंदर नगर ले जाएगी। हाँ, चंदर नगर। चंदर नगर फ्रेंच राज्य में। वहां अंग्रेजों का कोई वश नहीं। हम जाना चाहते हैं। आज अचानक इतना बड़ा निर्णय। मैं क्या करूं मृणालिनी? बात ही कुछ ऐसी है, वरना अपना देश, अपनी धरती छोड़कर कौन जाना चाहता है? मेरे विरुद्ध गंभीर षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी भी वक्त बंदी बनाया जा सकता है। इससे पहले मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। आज अभी चाह तुम्हें मेरा एक काम करना है। जाकर घर के पास देखो कि नीचे कोई है तो नहीं, कोई व्यक्ति तो नहीं। जाओ। कोई भी नहीं है। अच्छा, चलता, मगर इतना याद रखना, आज भले रात का अंधेरा है, लेकिन कल नई सुबह होगी। सुबह का नया उजाला होगा। अपने इस देश में खुशहाली होगी, खुशहाली होगी। जिंदगी रहस्यमयी, विलक्षण,
आनंद की आत्मजा, जिंदगी तू है परमोल्लास। अपनी उड़ान की दूरी को होने दे अनंत अपार। अपने पंखों पर तू करती है वहन भव्यता एवं तिरस्कार। परम देवत्व एवं नश्वरता, आनंद एवं दुख त्रास। मुझे समेट ले अपने निरंकुश आलिंगन में, बिना किसी दुर्बलता के निस्संकोच। दारुण शरीर एवं निरावृत मुख, मूर्छित न होना, जिंदगी न हो जाना विमुख। तेरे सभी सुख मैं करूंगा तलाश, तेरे सभी अत्याचार। एक सिंह गर्जना के समान क्रूर, बसंत बयार की तरह मधुर। एक शैतान की तरह मैं करूंगा भक्षण, एक देवता की भांति आमोद प्रमोद। एक मनुष्य की तरह संघर्ष एवं सृजन, एक युवक की तरह रास रंग। अधिक मैं तुझसे नहीं मांगूंगा, नहीं मेरा भाग्य करेगा चयन। राजा या पराजित हो जाने दे मुझे, जीने या हार जाने दे। चीथड़ों में भी हूं मैं एक देवता, गिरकर भी मैं हूं दिव्यात्मा। पद दलित होकर भी मैं हूं परम विजित, वध किए जाने पर भी हूं दीर्घ काल तक जीवित। आप सभी से हम निवेदन करेंगे अपना परिचय करा दें। मैं रवि पारचा, नितिन भास्कर, मैं गौरव वर्मा, मैं अनुराग कोहली, मैं सौरभ पांडे, रोहित शर्मा, मोहन कुमार, अमित सक्सेना, तृप्ति जौहरी, विपिन कुमार, अंजना अहलूवालिया, दीपक कटपालिया, नीरज सिंह, सैयद सहानी, गौरव चौधरी, मनीष कुमार शर्मा, कर्नल धीरेन्द्र गुप्ता, मदन
मदन डोगरा, अरुण सोदे, पवन चौहान, अमन भारद्वाज, नितिन खोलिया। सभी कलाकारों का तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस मंचन के लिए जिनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, भीलवाड़ा ग्रुप और उनके उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी यहाँ पे महानुभाव, बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से इसलिए भी कि कला की और हमारी संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार के लिए आप सब इस तरह से कार्यरत हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है और आपसे हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। आप सभी का हम सबकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस नाटक के जो निर्देशक हैं उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में श्री जेपी सिंह। नाटक के निर्देशक श्री जेपी सिंह। आपको बता दें इस नाटक का जो आलेख है वो जयवर्धन जी का है। श्री जेपी सिंह, उनका जो पेन नेम है वो जयवर्धन है। प्रकाश परिकल्पना श्री आर के ढींगरा सर। प्रकाश कार्यक्रम दिनेश वर्मा, उनसे निवेदन करेंगे मंच पर आए। प्रकाश संचालन शरद कुलश्रेष्ठ। संगीत परिकल्पना मेरी रही। दृश्यबंध वेद पाहुजा। मुखसज्जा हरीश खोलिया। मुखसज्जा सहायक नितिन खोलिया। वेशभूषा परिकल्पना भी मेरी रही। वेशभूषा निर्माण डालचंद जी। सोशल मीडिया और पब्लिसिटी डिजाइन और साथ में प्रोजेक्शन प्रति आख्या जयवर्धन, आपसे निवेदन करेंगे मंच पर आए। और प्रस्तुति सहायक पर अरुण सौदे जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी का हम आज की आपकी सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।